नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। जीएसटी ई इनवॉइस उन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल हो गई है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है 1 अक्टूबर 2022 को। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जीएसटी ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी और लीगल प्रोविजन, फिर ई इनवॉइस, ई वे बिल और जीएसटीआर 1 से कैसे इंटीग्रेटेड है, ई इनवॉइस को जनरेट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और उसका प्रोसेस क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड लीगल प्रोविजन से। तो कौन लोग इसमें कवर है? तो जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है 2017 से लेकर 2022 तक, उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गई है 1 अक्टूबर 2022। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सपोज करो कोई एसएससी जीएसटी में रजिस्टर होता है 1 अप्रैल 2022 को और उसके फर्स्ट मंथ में ही उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो जाती है, तो उसको 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस जनरेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइस उन लोगों के लिए होता है जिसकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। सो करंट ईयर में अगर किसी की टर्नओवर ज़्यादा हुई है तो उसको फिर नेक्स्ट ईयर से ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी। अब बात आती है कि 10 करोड़ रुपए की लिमिट को काउंट कैसे करें। तो इसको ध्यान रखना है कि सारी टैक्सेबल सप्लाई प्लस आपकी एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो विद पेमेंट हो विदाउट पेमेंट हो, और डीम्ड सप्लाई जो कि डिस्टिंक्ट पर्सन को होती है अंडर सेम पेन, वो सब आपको इंक्लूड करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली को एक्सक्लूड करना है। और ये सेम पेन मतलब कि अगर आपके एक जीएसटी एक पेन पे 10 जीएसटी नंबर है तो सबकी सप्लाई जो है सबकी टर्नओवर इंक्लूड होगी। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले, अगर एक स्कूल या हॉस्पिटल जो कि एग्जाम सर्विस प्रोवाइड कराता है उसकी टर्नओवर 9.5 करोड़ रुपीस है, लेकिन साथ के साथ ही वो टैक्सेबल रेंटल इनकम जो 60 लाख रुपए है, तो क्या ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी? जी हाँ, बिल्कुल ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ई इनवॉइसिंग की टर्नओवर के लिए एग्जाम और टैक्सेबल दोनों को इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जहां पर ई इनवॉइस कवर नहीं होते हैं। सो अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो B2C को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पर ई इनवॉइस रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेम अगर आप कोई एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो B2B को या B2C को, उसके लिए भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एडवांस रिसीट होता है या एडजस्ट करते हो, उसमें भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई मूवमेंट हो रहा है गुड्स का डिलीवरी चालान के थ्रू, तो वहां पर भी ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कौन से ट्रांजेक्शन है जो कवर्ड होते हैं ई इनवॉइसिंग के अंदर? तो ध्यान रखिए, तीन: टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू हो रहा है B2B B2G, मतलब गवर्नमेंट के लिए, एक्सपोर्ट विद पेमेंट हो या विदाउट पेमेंट हो, सप्लाई टू SCZ डीम्ड एक्सपोर्ट, इस केस में आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। फिर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको ई इनवॉइसिंग के कंप्लायंस के लिए एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि वो इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हो, जीटीओ हो या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर हो, एडमिशन टू फिल्म्स इन मल्टीपल स्क्रीन्स, सप्लाई बाय SCZ यूनिट। ध्यान रखिए, सप्लाई बाय SCZ यूनिट, SCZ डेवलपर को एग्जाम नहीं किया गया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी ई इनवॉइस से एग्जाम रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ई इनवॉइस, ई वे बिल और GSTR 1 से कैसे कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, ई वे बिल को आप ई इनवॉइसिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ध्यान रखिए कि ई वे बिल एक सेपरेट प्रोविजन है और ये एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ आपको जनरेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया तो ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हो कि ई इनवॉइस के टाइम पर ई वे बिल का जो पार्ट ए है वो जनरेट कर दे, और जब मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होगा तो आप ई वे बिल पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके पार्ट बी की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ई इनवॉइसिंग के थ्रू आपका GSTR 1 भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है ऑटो पॉपुलेट डेटा में, तो वो मॉडिफिकेशन भी अलाउड है, लेकिन बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 1। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक इनवॉइस जनरेट करते हो तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप अगर ई इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हो तो विद इन 24 आवर्स आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कि एक ई इनवॉइस नंबर अगर कैंसिल हो गया है तो वो वापस से ई इनवॉइसिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी 24 आवर्स वाली लिमिट चली गई और आप कैंसिल नहीं कर पाए, तो आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू उस ई इनवॉइस को नलीफाई करना पड़ेगा, या आप मैन्युअली रिमूव कर सकते हो GSTR 1। यहाँ पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं। इसी के साथ साथ
आपको ये भी ध्यान रखना है कि ई इनवॉइस में डेट पर कोई वैलिडेशन नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 8 अक्टूबर को मेरे को 1 सितंबर 2022 की इनवॉइस से रिलेटेड ई इनवॉइस जनरेट करना है तो मैं कर सकता हूँ, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जो क्यूआर कोड है वो इनवॉइस पर होना मैंडेटरी है। आईआरएन नंबर का प्रिंटिंग एक ऑप्शनल है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। ई वे बिल का जैसे मैंने बताया कि अगर एज पर लॉ आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो वो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद में ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं हो। अब अगर हम बात करें कि क्यूआर कोड में कौन कौन सा डेटा आएगा, तो जैसे ही कोई क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो उसके अंदर उसको जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ रेसिपिएंट, इनवॉइस नंबर जो कि सप्लायर ने दिया है, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड ग्रॉस टैक्स मिलेगा, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स मिलेंगे, एचएसएन कोड उसी लाइन आइटम का मिलेगा जिसकी हाईएस्ट टैक्सेबल वैल्यू होगी, यूनिक आईआरएन नंबर, तो ये क्यूआर कोड में ही आपका आईआरएन नंबर मिल जाता है, और आईआरएन जनरेशन डेट भी आपको क्यूआर कोड के अंदर ही मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर आप डिजिटल डिस्प्ले करते हो ई इनवॉइसिंग को ड्यूरिंग ट्रांजिट तो ये सफिशिएंट है, आपको फिजिकल प्रिंट आउट लेके जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स प्रोसेस एंड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ध्यान रखिए कि आईआरएन जो जनरेट होगा वो एक 64 डिजिट यूनिक नंबर होगा जो कि आईआरपी से लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर आप मेंशन करते हो ई इनवॉइसिंग में तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आईआरएन नंबर जो आईआरपी से मिलता है वही वैलिड वैलिड होगा और वही ई इनवॉइस मानी जाएगी। ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, और ई इनवॉइस अगर आपको जनरेट करना है तो आप ई इनवॉइस 1.gst.gov.in पर जाकर जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड जो है डिजिटली साइंड होगा और ये एनआईसी के द्वारा इशू किया जाएगा। ये एक हाई लेवल पैरामीटर मतलब अपना कंटेन करता है इनवॉइस के अंदर। अगर आपके पास ई वे बिल का लॉगिन है तो आप ई इनवॉइसिंग के लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ई इनवॉइस जनरेशन की बात करें तो आप ऑफलाइन टूल यूज़ कर सकते हो, उससे जेसन जनरेट कर सकते हो और उसको ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो। अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि आप एएसपी, जीएसपी या ईआरपी की फैसिलिटी ले सकते हो, उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और ई इनवॉइस डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो ईआरपी के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये कुछ ई इनवॉइस से रिलेटेड एफएक्यूज थे जो कि लीगलिटी से लेकर प्रोसेस तक पूरा कंप्लीशन दिखाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।